दोस्तों, अगर आप आरओ 2016 जो कि 13 सितंबर 2020 को प्रस्तावित है या पीसीएस 2020 या 21 की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं योगेंद्र तिवारी आपका स्वागत करता हूं योगेंद्र टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट और उस बजट में घोषित कुछ योजनाओं के बारे में। आइए एक एक बातों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखिए, बजट होता क्या है। बजट को संविधान में जो मेंशन किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द से ही आशय है कि एक साल में जो हमारे खर्चे हैं और जो कमाई है उनका लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। बजट में सामान्यतः इतिहास की भी बात होती है, वर्तमान की भी बात होती है और भविष्य की भी बात होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा पिछली बार कितना किया ये भी बताया जाता है, वर्तमान में खर्चा कितना है ये भी बताया जाता है और भविष्य में इन खर्चों को हम कैसे पूरा करेंगे ये भी बताया जाता है। तो बजट आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, बजट जो पेश किया जाता है चाहे वो संसद में हो अर्थात लोकसभा में, या अगर राज्यों की बात करें तो विधानसभा में, ये सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास रहा तो उन्होंने ही बजट को पेश किया। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं ये हैं सुरेश खन्ना जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट है। ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और गोरखनाथ मंदिर से संबंधित उसके पीठाधीश्वर हैं और नाथ संप्रदाय के प्रतिपादक रहे हैं। एक तरीके से उसके अग्रणी व्यक्तियों में शामिल है नाथ संप्रदाय में। और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। याद रखिएगा, ये दूसरी महिला राज्यपाल है। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं, फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। गोमती के पावन तट पर यह बसा हुआ है और इतनी विशेषताओं के अलावा भी उत्तर प्रदेश की इतनी विशेषताएं हैं कि कई दिनों तक लगातार इसकी गाथा गाई जाए तो शायद कम पड़ जाएगी। बहरहाल हम अपने मुख्य मुद्दे बजट और उससे संबंधित योजनाओं पर ही आज का सेशन मुख्यतः फोकस करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं बजट पर। दोस्तों, एक दो बार ऐसा एग्जाम में हुआ है जब बजट को सीधे डिजिट्स में पूछ लिया कितना है, इसीलिए हमने मेंशन किया यहाँ पे कि 5,12,860 करोड़ रुपए का ये बजट है। इस बात को आप याद रखिएगा। पिछली बार से 6.46% ज्यादा रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक इतना बड़ा बजट कभी पेश नहीं किया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। पेश कौन कर रहा है? सुरेश खन्ना जी। ठीक है भैया। दूसरी बात आपको याद रखना, ये कैसा बजट है भैया? ये घाटे का बजट है। कैसा बजट है? घाटे का बजट है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके जितने खर्चे हैं उतनी कमाई नहीं है। ये 28.8% कर्ज में डूबे हुए हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार 28.8% कर्ज में डूबी और आज नहीं डूबी है, जब से बना है तब से कर्ज में ही है भारत भी और आपका उत्तर प्रदेश भी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बजट चाहे वो केंद्र सरकार का हो या आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र, हिमाचल प्रदेश, कहीं भी आप क्यों ना रह रहे हो, आपको अपने देश या राज्य का बजट जरूर देखना चाहिए। समझना चाहिए कौन कौन सी योजनाएं ला रहा है, कितना डिफिसिट है, किस तरीके से सरकार काम करती है, क्योंकि बजट से ही सब कुछ पता चलता है फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। ठीक है। जैसे हम कुछ अगले सेशन में चर्चा करेंगे भारत के बजट की, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि सरकारें हमारी किस तरीके से चल रही हैं। जैसे आप इन भाई साहब को देख रहे हैं, 28.8% जितना टोटल है उतना कर्जे में है। ठीक है। तो एक बड़ा अमाउंट हमारा क्या है? कर्ज में जा रहा है। वित्तीय घाटा हमारा कितना? 2.97%। इसको आप जानते रहिएगा। देखिए, इन सबके बावजूद सरकार हमेशा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के क्रम में आगे बढ़ती रहती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने जा रही हैं और आने वाले कई वर्षों तक ये एग्जाम में लगातार बना रहने वाला है। जैसे कुछ आपको बता दें, 5 नई मेट्रो की बात कही गई है, किसमें बनाने का एक जो फैक्ट है वो डाला गया है कि 5
5 नई मेट्रोस यूपी गवर्नमेंट बनवाएगी। ठीक है, क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा मेन चीज है, तो इसीलिए शिक्षा के बारे में कहा गया 7 नए विश्वविद्यालय, 7 न्यू यूनिवर्सिटीज यूपी गवर्नमेंट डेवलप करेगी, इनकी स्थापना करवाएगी। क्योंकि शिक्षा के बिना आप मेट्रो का उपयोग करना भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करवाई जाएगी। अब इन सब के बारे में आगे हम सेशन में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी सेशन में जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा हम पूरा एक एक चीजों की चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और साथ ही साथ 5 नए एक्सप्रेस वेज का निर्माण किया जाएगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आपसे ये सब क्या, मैंने इसलिए इनको यहाँ नोट डाउन करवा दिया, पूछ लेगा बजट में, उत्तर प्रदेश के बजट में कितनी नए मेट्रो के निर्माण की बात कही है, कितनी भैया, 5। ठीक है, पूछ लेगा कितने नए विश्वविद्यालयों के निर्माण की बात कही है, 7 नए विश्वविद्यालयों के निर्माण की बात कही गई है। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आवासीय नाम से ही स्पष्ट है भैया कि उस विद्यालय में आप हॉस्टलिंग भी उपलब्ध होगी, आप वहीं रहकर परमानेंट पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे, क्यों आखिर खींचतान मची हुई एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे निर्माण कराए जा रहे हैं। ठीक है भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना बेहद चर्चा में रहती है हमेशा ये, चूंकि पहले चलती थी इंदिरा गांधी आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में उस योजना को मर्ज कर दिया गया। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आवास योजना है जो गरीबों को घर उपलब्ध करवाएगी, ये बात आप याद किए रहिएगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत हालांकि भारत सरकार ने 2 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा है, और ये भी आप जानते रहिएगा आप कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा आवास बनवाए गए हैं। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछता है भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा आवासों का निर्माण किस राज्य ने करवाया है, तो उत्तर प्रदेश ने करवाया है। ठीक है, इस बात को आप जानते रहिएगा। ठीक, तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसका ग्रामीण वाला भाग है, 2 होता है, एक नगरीय और एक ग्रामीण, तो इसके तहत इन्होंने 5 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है। एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख आवास का निर्माण करवाएंगे। ठीक है भैया, 13 नए मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, चूंकि जान रहे हैं कि कहीं कहीं जो हेल्थ सेक्टर है हमारा वो बहुत ही ज्यादा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का वीक है, एकदम कमजोर है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों ऐसे सेक्टर हैं जो एकदम चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के एकदम चरमराते हुए स्तंभों की तरह अंतिम सांसें गिन रहे हैं। एजुकेशन से भी आप भली बात वाकिफ है किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और हेल्थ सेक्टर खास करके कोविड-19 चाइनीज वायरस के आने से इसकी पोल खुल गई है। ठीक है ना, और पहले भी आप इससे परिचित थे, परंतु अब हेल्थ सेक्टर से आपको डर लगने लगा है। ठीक है, तो इस दिशा में सरकार ने पहले बता दिया था कि हम 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ठीक है, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कुछ महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं चलाई गई हैं, कुछ किसानों के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं चलाई गई हैं, तो उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इन योजनाओं के क्रम में। देखिए, मैं एक चीज बताने के लिए बोला था आपको कि एक्सप्रेस वे पर क्यों सारी सरकारें फोकस कर रही हैं। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते जाएंगे, या यूं कहें जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, सड़क पर भीड़ ज्यादा हो जाएगी, और उस भीड़ को नियंत्रित करने का आपके पास कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए या तो उस भीड़ को नियंत्रित किया जाए या तो संसाधनों को बढ़ा दिया जाए। तो सरकार ने इस दिशा में प्रयास करते हुए एक्सप्रेस वे के ज्यादा संख्या का निर्धारण किया है, जिससे एक शहर से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम तेजी के साथ पहुंच सकें। और चूंकि एक्सप्रेस वे 6 लेन से कम नहीं होते हैं सामान्यतः, कुछ जगहों पर 4 लेन इनको रखा जाता है, तो इस तरीके के जिससे एक बार में ज्यादा लोग इस पे जो है सफर कर सके, ज्यादा माल पहुंचाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक। दूसरी बात, गति के साथ जो है चलाया जा सके, दुर्घटनाएं कम हो सके, इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। आप देखे होंगे जो अब सड़क बनाई जा रही है उनके बीच में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, सड़कें कंक्रीट की बनाई जा रही है जिससे वो लंबे समय तक टिकाऊ रहे। ठीक है, तो ये सब आज सबके सड़क की, रोड्स की ये खासियत है, इस पर भी आप थोड़ा सा
ध्यान में रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है आपसे कुछ भी। क्या मान लिया आप आरओ के लिए जा रहे हैं, कूट देकर आपसे पूछ सकता है, तो आप कूप मंडूक जैसे वहां बैठे रहेंगे, इससे पहले आप इस बात को जानते रहे। ठीक है, होता क्या है, छोटे छोटे टर्म्स वहां पूछ लेता, और आप क्या होते भैया से एकदम परेशान हो जाते। क्वेश्चन देखे नहीं, क्या परेशान हो, टैकल करने के बारे में सोचते नहीं। क्वेश्चन बेसिकली हमेशा फैक्चुअल ही नहीं पूछता है, वो कॉन्सेप्चुअल भी कभी कभी पूछता है। और हम चर्चा करेंगे आगे आपसे एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, उसकी हकीकत क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए हम चर्चा करते हैं मेट्रो की। ठीक है, मेट्रो एक नई अवधारणा है। जैसे आप जानते हैं मेट्रो मैन के रूप में श्रीधरन जी को जाना जाता है, भारत का मेट्रो मैन इन्हें कहा जाता है, इन्हें ही मेट्रो का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोंकण जो मेट्रो परियोजना, जो रेल परियोजना थी, उसके प्रतिपादक यही रहे हैं। ये सब आपसे पूछता है। तो 5 जो नई मेट्रोज बनाने की बात कही है, उनमें कौन कौन से शहर हैं ये भी आप याद रखिए। सबसे पहले तो योगी जी कहाँ के हैं भैया, गोरखपुर के, पहले इनको लाए। फिर मोदी जी कहाँ के भैया सांसद, इसमें वाराणसी के, इनको लाए। फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ है, प्रयागराज के, तीनों को ला लिए। कौन कौन, खुद योगी जी गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज, और 2 और नए लाए, मेरठ और झांसी। झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है, मेरठ से सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो 5 कौन कौन से नए सिटीज हैं जहां पर मेट्रो परियोजना लाई जाएगी, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, और भैया तो कौन है, मेरठ और झांसी। ठीक है, क्लियर हुआ। इन 5 शहरों के नामों पे याद रखिएगा। 7 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, बेहद महत्वपूर्ण। कितने नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, 7 नई यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही है, ये बेहद प्रशंसनीय कदम है। देखिए, एक तो काम किया जा रहा है प्रयागराज में, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो फोकस सिटीज हैं उनमें ये शामिल है प्रयागराज। हमें जिस तरीके से कुंभ का उन्होंने आयोजन करवाया, दुनिया ने इसको देखा, कितना हाईटेक, इतनी अच्छे तरीके से, कोई भी जरा सा भी इधर उधर कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो उसके बाद से सरकार ने हमेशा प्रायोरिटी में रखा है, जब से योगी गवर्नमेंट आई है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक हम विधि विश्वविद्यालय बनवाएंगे, कहां पे, प्रयागराज में। याद रखिएगा, इससे पूर्व डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा क्या है, लखनऊ में ही एक काम और कर रहे हैं, पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय भी बनवाया जाए। तो 2 बनवाए जाए, तो विधि, क्योंकि जहां पुलिस रहेगी वहां क्या रहेगी, विधि रहेगी, और उसी की क्या फॉरेंसिक जांच भी होगी। तो पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और दूसरा विधि विश्वविद्यालय। गोरखपुर में जहां की खुद है वहां क्या है, दवा का विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय, आप जानते हैं गोरखपुर में सिलेंडर ऑक्सीजन का न होने के कारण क्या है, इतने ज्यादा बच्चे मर गए थे, तो अब क्या करवा देंगे, आयुष विश्वविद्यालय बनवा दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे भैया क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां बनवाया जा रहा है, लखनऊ में बनवाया जा रहा है, और लखनऊ में ही इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना की जाएगी, ऐसा बजट में कहा गया। साथ ही साथ सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय का मामला समझ में आया। ठीक है, अगर कहीं पर भी पूरे सेशन में आपको दिक्कत आती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, या आप हमें मेल कर सकते हैं yogendratimes@gmail.com पर। ठीक है, और आप जुड़े रहें हमारे साथ लगातार। जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे, और बाकी जो साल भर का 2020 का पूरा सितंबर से लेकर इस सितंबर तक का करंट अफेयर अभी आपको मिलेगा। आगे परीक्षाओं के लिहाज से भी उसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेसवेज की हमने बात की, तो 5 नए एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे था वो यमुना एक्सप्रेसवे था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप जानते हैं, दिल्ली से जोड़ता हो। ठीक, अब जो बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, वो क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक, तो गंगा एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन आना लाजमी बनता है। कुल मिलाके कितने जिलों से जाता है, 12 जिलों से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, जो इसकी लंबाई है वो 637 किलोमीटर है।
अभी तक जो सबसे ऑथेंटिक है 637 किलोमीटर है। ये मेरठ से शुरू होकर कहां तक जाता है, प्रयागराज तक जाता है। जैसा कि 12 जिलों की सूची आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं और उसकी कुछ अन्य विशेषताओं को भी आपको नजर आ रहा होगा। इसकी जो फंडिंग की गई है वो 2000 करोड़ रुपए के आसपास की गई। इसमें याद रखिएगा जो लैंड जो सरकार अधिग्रहित करती है, जो भूमि अधिग्रहण होता है, उसकी वैल्यू इसमें शामिल है, उसकी प्राइस इसमें शामिल है। 2000 करोड़ रुपए सिर्फ इसको बनवाने में लगेंगे। ठीक है भैया, तो ये आशा करते हैं समझ में आया होगा गंगा एक्सप्रेस वे आपको। ठीक, दूसरा जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। आपको जैसे नाम में ही स्पष्ट से लिंक किया जा रहा है इस एक्सप्रेस वे को किसी दूसरे एक्सप्रेस वे से। ठीक है, किस एक्सप्रेस वे से इसको लिंक किया जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप जानते होंगे, ये इसका पूर्ण नाम समाजवादी एक्सप्रेस वे था, जिसको बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कर दिया गया। ठीक है ना, तो भैया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे ये 4 जिलों से कुल मिलाकर होकर जाएगा। कौन कौन, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। ये जिले आप कोशिश करिएगा याद रखने की, क्योंकि हो क्या रहा है परीक्षाओं में दे देते हैं कि निम्नलिखित में से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस जिले से होकर नहीं जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो इसको आप याद रखिएगा, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से होकर ये भाई साहब जा रहे हैं। और इनकी जो टोटल लंबाई है वो 91 किलोमीटर है। गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ तक ये जाते हैं। 200 करोड़ रुपए भी बजट में इसके लिए दिया गया। और साथ ही साथ कुछ आप जानते रहिए, जैसे कि लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था अभी 2020 में फरवरी में। उसके बाद से क्या हुआ कि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के किनारे पर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक्सप्रेस वे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में थोड़ा जानते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कुल मिला के 9 जिलों से होकर जाएगा। पिक्चर के माध्यम से आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की विशेषताओं से अवगत हो रहे होंगे, इनको आप देख लीजिए अच्छे से। 353 किलोमीटर कुल मिला के इसकी लेंथ है। कितना, 353 किलोमीटर। लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक ये जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे जो निर्माण करने की संस्था है, यूपीडा जिसे कहते हैं, यही इसका निर्माण कर रही है। सामान्यतः सारे एक्सप्रेस वे लगभग इसी के द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं। ठीक है ना, 2 इसके बाद और एक्सप्रेस वे महत्वपूर्ण बच जाते हैं। एक तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा एक छोटे तौर पर नाम लिया जाता है आपका प्रयागराज एक्सप्रेस वे का। अगर हम बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की, तो ये कुल मिलाकर 5 जिलों से जाता है और 296 किलोमीटर 296 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। ये बुंदेलखंड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बन जाने से जो बुंदेलखंड एकदम अछूता रह जाता था विकास कार्यों से, वो कहीं न कहीं समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा और विकास में आगे वो भी अपना योगदान दे सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण ये है कि बुंदेलखंड जिन 5 जिलों से होकर जाता है उनमें शामिल है बांदा, चित्रकूट, औरैया और इटावा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसके बाद बात करें प्रयागराज जो लिंक किया जा रहा है, इसकी बात करें तो ये कुल मिला के 11 किलोमीटर की एक लिंक परियोजना है जो इलाहाबाद से शुरू होती है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जाकर मिला दी जाती है। तो 2 तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है। एक तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को और दूसरा प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। पिक्चर के माध्यम से आप प्रयागराज एक्सप्रेसवे के भी बारे में आप देख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो बजट की कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अटल आवासीय विद्यालय पर। ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आवासीय विद्यालय बनाए जाने की जरूरत क्यों है?
इसको आप जानते रहिए। पहली बात तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना जिसमें इनका जो कैरेक्टर है, जो इनके व्यक्तित्व, जो इनकी पर्सनैलिटी है, उसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। ठीक, होता क्या है, ये निचले तबके के लोग हैं जो दबित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, मुख्य धारा से एकदम अलग थलग हैं जो समाज में, उन बच्चों के लिए विशेषताएं चलाई गई है। और उत्तर प्रदेश के कुल मिला के जो 18 मंडल हैं उन सभी में ये योजना चलाई जाएगी। तो यहाँ से एक जानकारी आपको ये भी मिली होगी, उत्तर प्रदेश कितने मंडल है, 18 मंडल है। ठीक है भैया, इससे पूर्व जो योजना चल रही है आवासीय विद्यालय के रूप में, कस्तूरबा आवासीय योजना है, परंतु इसमें कौन पढ़ता है, मुख्यतः बालिकाएं पढ़ती है। ठीक है ना। और इस विद्यालय प्रोजेक्ट में कई बड़े स्तर पे घपलेबाजी हुई थी। भारत में तो बड़े बड़े स्तर पर घपलेबाजी हो जाती, तो उसमें कस्तूरबा भी इस कारण चर्चा में रहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह योजना शुरू की गई, बेहद महत्वपूर्ण योजना है। आगे हम चलते हैं, महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रम में चर्चा करते हैं कुछ अन्य उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं पर। आइए दोस्तों, यूपी बजट में अब देखते हैं आगे की योजनाओं को। दोस्तों, अगली जो योजना है वो है जल जीवन मिशन। ये बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसको आप जानते हैं इसमें कि दुनिया में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। जैसे कि भारत के भी कई ऐसे शहर हैं जहां पे शून्य स्तर तक एकदम पानी जा चुका है, जैसे चेन्नई एकदम सूख गया है। तो आप भी कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पानी की बचत करें। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन चलाया है। बजट में इसकी बात कही गई है। इसका दोस्तों उद्देश्य ये है कि हर घर को नल से जोड़ दिया जाए। देखिए होगा क्या, जब संसाधन आपके घर में मौजूद होंगे तो आप कहीं कहीं उनका सदुपयोग करेंगे, ऐसा सरकार मानती है। परंतु होता यही, संसाधन होते दुरुपयोग किया जाता है ज्यादा। ठीक है, तो आप पानी की बचत करते रहें। देखिए किया क्या गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जलापूर्ति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः शुरू किया गया है। 3000 करोड़ रुपए सरकार ने रखे इसके लिए, याद रख लीजिए इसको, 3000 करोड़ रुपए रखे हैं। और लक्ष्य क्या है भैया कि 2024 तक प्रत्येक घर को नल कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और उम्मीद ये है कि अभी तक देखिए 30 करोड़ लोग ऐसे थे जो पानी के संकट से भारत में जूझ रहे थे, जिनमें से लगभग 15 करोड़ के आसपास लोगों की समस्याएं दूर की जा चुकी हैं। जो बाकी जो 15 करोड़ लोग बचे हुए हैं उनको जल जीवन मिशन के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन जल के आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 3000 करोड़ इसमें फंडिंग की गई है और इसका लक्ष्य कि 2024 तक प्रत्येक घर को नल से जोड़ दिया जाए। और ग्रामीण स्तर पर यह बात कही है, गांव के घरों को मुख्यतः जोड़ा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि बजट में 5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात कही गई है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 2022 तक एक पहले से मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, 2022 तक हम क्या करें, किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एक और है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, एक गलियारा कॉरिडोर में से गलियारा होता है, ये चलाया जा रहा है। देखिए जैसे इसमें नाम में ही लगा है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। देखिए हो क्या रहा है भैया कि जैसे जैसे हम चाहे पेट्रोलियम संसाधनों पर जितनी ज्यादा हम आश्रित होते चले जा रहे हैं, उतने ज्यादा क्या है हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए कहीं न कहीं सरकार को प्रयास बड़े स्तर पे करना पड़ेगा। तो बड़े स्तर पे प्रयास के साथ जैसे आप जानते हैं ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे यहाँ स्थापित किया गया। पूरे दुनिया के देश लगभग 87 मेंबर्स उसमें शामिल हो चुके हैं। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। 10,700 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। आपसे पूछा जाता है 2022 तक 10,000, इतना आप सोचिए, इतना बड़ा एक अमाउंट है कि 2022 तक इतने मेगावाट का जो है एक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे होगा क्या, हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी वह एनर्जी होती है जिसमें पोल्यूशन बेहद कम होता है, ना के बराबर लगभग पोल्यूशन होता है। जैसे मान लिया हम सोलर लाइट जो भी है, सोलर पैनल हम लगाते हैं तो हम कोई पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। हम सूर्य की ऊर्जा का, जो सूर्य हमें दे रहा है एनर्जी, उसका हम एक उपयोग मात्र कर रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाती है, जाया हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उनके माध्यम से एनर्जी का
उपयोग किया जाएगा, जो भी उनसे एनर्जी निकलेगी। तो कितने एनर्जी बनाने का लक्ष्य रखा गया? 10,700 मेगावाट। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे एक बात और बजट में कही गई है, गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान, इसको याद रखिएगा, मुरादाबाद में इसकी बात कही गई है, गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान। एक बात हम आपको बताते चले कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है भैया, कौन सा यूज किया गया? संस्थान। संस्थान की इंग्लिश होती है इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक होता है केंद्र, शब्दों के बहुत अलग अलग अर्थ हैं। सेंटर, देखिए भैया दोनों में अंतर क्या है? संस्थान आप आराम से बोल देते हैं, तुरंत कोई कुछ पूछता है तो आप केंद्र और संस्थान कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। संस्थान का आशय ये हुआ, वो आपको कोर्सेस प्रोवाइड करवाता है, आपको डिग्री देता है उस विशेष सेक्टर में, ठीक है। केंद्र का आशय वो सिर्फ रेगुलेटरी है, वो रेगुलेट करता है चीजों को, उससे जुड़े हुए। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बजट में कहा गया गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद में खोला जाएगा और गन्ने का समर्थन मूल्य भी 325 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कही गई है। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है भैया। जल जीवन मिशन हमने देखा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मिशन हमने देखा, और गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान, ये 2-3 चीजें हमने देखी। देखिए है क्या, गन्ना के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो गन्ना को यह भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है या वाणिज्यिक फसल। तो याद रखिएगा गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना आपकी नगदी फसल है या वाणिज्यिक फसल, ये तुरंत पैसा आपको देता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो गन्ने के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पे है, भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में जो करंट अफेयर्स है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में और चीनी जो उससे गन्ने से बनाई जाती है उसमें, दोनों में पहले स्थान पर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। पहले महाराष्ट्र था चीनी के उत्पादन में, गन्ने में उत्तर प्रदेश था, परंतु वो गलत हो गया है, आगे उत्तर प्रदेश निकल गया है। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन और चीनी के उत्पादन दोनों में पहले स्थान पर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक योजना की बात कही गई है, प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। यह है क्या कि जैसे जो बच्चे हैं जो कोर्सेस करके निकलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से विभिन्न इंस्टीट्यूट में, तो होता क्या, ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है, जिससे उनके सामने कहीं कहीं ट्रेनिंग को आगे जारी रखने के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सरकार ने एक मिशन घोषित किया है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसमें किया क्या जाएगा, 2500 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें से 1500 रुपए केंद्र सरकार देगी और 1000 रुपए की मदद उत्तर प्रदेश सरकार देगी, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में कितना फंडिंग करने की बात कही गई है। इसके लिए सरकार ने फंडिंग कर दी है, तो 2500 रुपए प्रति व्यक्ति को मिलेगा। इससे क्या होगा, रोजगार के सेक्टर में जो बच्चे ट्रेनिंग के दौरान, जैसे अभी आप देखेंगे कई ऐसी जॉब्स भी हैं जिनमें ट्रेनिंग के दौरान पैसा नहीं दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए भी सरकार प्रयासरत है कि उनमें ट्रेनिंग के दौरान जो है पैसे की व्यवस्था की जाए। तो उसी दिशा में एक प्रयास है प्राइवेट सेक्टर के लिए। मनरेगा के लिए आप देखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 4800 करोड़ रुपए फंडिंग किए हैं। याद रखिएगा, मनरेगा से संबंधित हमारे सेशन को देखने के लिए प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पे मनरेगा के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, क्योंकि मनरेगा बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे बजट में इतने तो पैसे खर्च करने की हमने बात कर ली, लेकिन अब ये पैसे कहीं से आने चाहिए, पैसे कहीं न कहीं से आएंगे, उसके बाद ही खर्च होंगे। तो सरकार की इनकम के बारे में आपसे पूछता है कि किस स्रोत से सरकार सबसे ज्यादा कमाती है, और कभी कभी यह भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कहां पे सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, ठीक है। तो चाहे यूनियन बजट, केंद्र के बजट के बारे में पूछे या स्टेट बजट के बारे में पूछे, ठीक है भैया। तो अगर हम सरकार की इनकम की बात करें तो देखिए होता क्या है, चूंकि सरकार आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट पेश करती है, तो उतना नहीं लिखा जाता है। माना जाता है कि सरकार जो पेश करती है, अगर मान लीजिए 100 पैसे की कमाई है, सरकार को कितना करना है भैया, 100 पैसे की कमाई करना है, ठीक है। तो अब इसको आप ये भी कह सकते हैं, लिखित में तो पैसा होता है, मान लीजिए आप 100% आपको कमाना है, जितना आप कमा सकते हो 100% तो होगा, 100% है। अब उसमें है क्या, राजस्व से जो इनको कर प्राप्त होगा वो 33% का प्राप्त होगा, और यही सर्वाधिक है, यही क्या मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा कमाई होती है उत्तर प्रदेश सरकार किससे होती है, राजस्व कर से। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, राजस्व कर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्राप्त करती है।
इसके बाद है क्या कि आप जानते हैं कि वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी केंद्र सरकार पूरा टैक्स वसूलती है उसमें बंटवारा होता है। तो उस बंटवारे से जो उत्तर प्रदेश को पैसा मिलता है वो लगभग 30.4% या 30.4 पैसा 100 पैसे में से मिलता है। तो ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर खर्चे चलाने के लिए जो इनकम इनकी होती है वो केंद्र से इनको कुछ अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान। वो 14 पैसे के आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सार्वजनिक सेक्टर से ये क्या लेते हैं, पब्लिक सेक्टर से बारोइंग करते हैं, ऋण लेते हैं एक तरीके से 13 पैसे के आसपास। अब देखिए इसको करना क्या, आपसे पूछेगा कैसे यहाँ पे प्रश्न, कुछ इसमें तीर नहीं मारना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की इनकम है वो राजस्व कर से है, ठीक है। दूसरे नंबर जो सबसे ज्यादा है वो केंद्र से जो पैसा मिलता है, राजस्व हिस्सेदारी जो होती है राज्यों की उससे होता है, ठीक है। कभी कभी देखिए भैया इसमें ये भी पूछ सकता है राजस्व कर से कितना होता है, तो 33%। इसको याद रखिएगा, पहला दूसरा याद रखिएगा, ज्यादा नहीं याद रखना है आपको। अब उसके बाद अनुदान कितना होता है, यहाँ तक कोई उतना नहीं है कम जरूरी कि आप जाएं ही, परंतु ये दोनों जरूर आप याद रखेंगे। राजस्व कर से सबसे ज्यादा इनकम होती है, उसके बाद राज्यों की जो हिस्सेदारी है लगभग 3.4 पैसे की, उसको तो 100 पैसा इन्होंने बना लिया इस तरीके से, ठीक है भैया। 100 पैसा क्या कर लिया इन्होंने, बना लिए। अब क्या करना है, इनको खर्च करना है। एक्सपेंडिचर इनका क्या है, खर्च क्या है भैया, खर्च ये सबसे ज्यादा ये राजस्व व्यय करते हैं 18 पैसे, ठीक है ना। इनका जो राजस्व व्यय है सबसे ज्यादा 18 पैसे। उसके बाद आप देखेंगे पूंजीगत व्यय है इनका 16 पैसे के आसपास, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद सरकारी नौकरी जो होती है उसके लिए वेतन वगैरह ये देते हैं 13 पैसे। ये तीसरा सबसे बड़ा अमाउंट है और चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए जो सरकार पैसा खर्च करती है वो तीसरा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है किसी स्टेट का। आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि योजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय मान लिया 16 पैसे है, तो वेतन कितना दे रहे हैं, 13 पैसे। 13 पैसे इन लोगों क्या है, वेतन देते हैं, बाकी जो 16 पैसे जा रहे हैं इसमें से 15 पैसे खा लेते हैं लोग। इस तरीके से क्या है, भारी भरकम इनकम करते हैं, ठीक है ना। आपको याद ही रखना है इसमें 18 पैसे सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर, 16 पैसे पूंजीगत व्यय। देखिए अभी तक जो भैया पूछा गया यहाँ से वो पूछा गया ये इनकम कहां से हो रही है, मान लीजिए पूछ लेता है इसको। देखिए चौथा जो ये इनकम करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो 12 पैसे के आसपास पेंशन देते हैं लोगों को, ठीक है। इसीलिए पेंशन स्कीम कई बार ये भी सोचा था कि बंद कर दिया जाए, ठीक है। एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि याद रखिएगा, जैसे हमने एक्सप्रेसवेज पढ़े तो एक्सप्रेसवेज में हमने पढ़ा एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्या पढ़ा भैया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। देखिएगा बुंदेलखंड में टोटल जिले कितने शामिल हैं, 7 जिले। बुंदेलखंड बता रहा हूं, न कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। अब इसे जोड़ते थोड़ा। अब जो इसका एक्सप्रेसवे है ये भैया इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम क्या कहा गया है, नाम इसका रख दिया गया है अटल पथ। इस बात को आप याद रखिएगा, क्या नाम रख दिया गया है, अटल पथ। साथ ही साथ आपको और बताते चलें, एक नया रायपुर नाम का शहर है छत्तीसगढ़ में, नया रायपुर, इसका नाम भी क्या कर दिया गया है, अटल नगर। तो कई चीजों के नाम अटल जी के नाम पर रखे गए हैं। इसको हम किसी सेशन में इससे विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप जानते रहिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है, अटल पथ है। इसको कुछ भी लिख सकता है, अटल पथ, अटल मार्ग, तो आपको कंफ्यूज करेगा वो, ठीक है ना। अटल एक्सप्रेसवे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए अटल पथ याद रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम है। बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहां पर सरकार लगातार प्रयासरत है। तो कैसा लगा ये पूरा सेशन यूपी बजट तथा उससे संबंधित परियोजनाओं को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप आरओ 2016, पीसीएस 2020-21 या आरओ 2021 के लिए जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, यूपीएसआई वाली वैकेंसी आने वाली उसमें लगे हुए हैं, लेखपाल भविष्य में आएगा उसमें, तो होगा क्या कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित ज्यादा करंट अफेयर या इससे रिलेटेड जीके पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस सेशन को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।